प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होंगे रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की रखी थी आधारशिला। कर्नाटक में सीएम के पद पर सस्पेंस खत्म, सिद्धारमैया चुने गए कांग्रेस विधायक दल के नेता। बेंगलुरु में राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का पेश किया दावा। अर्जुन राम मेघवाल देश के नए कानून मंत्री के रूप में पद संभाला कामकाज। कहा, कोर्ट में लंबित मामले कम करना उनका उद्देश्य। एसपीएस बघेल होंगे देश के नए स्वास्थ्य राज्य मंत्री। फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। अदालत ने हटाई पाबंदी। कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का दायित्व, किसी भी तरह की असहिष्णुता अस्वीकार। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। नए संसद भवन का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और नया भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। वर्तमान संसद भवन 1927 में बना था और जो लगभग 100 साल पुराना हो रहा है। इस भवन में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्थान की कमी भी महसूस की जा रही थी। दोनों सदनों में सांसदों के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का भी अभाव था, जिससे सदस्यों की कार्यकुशलता प्रभावित हो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने प्रस्ताव पारित कर सरकार से संसद के लिए नई इमारत बनाने का आग्रह किया। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ये रेलगाड़ी ओडिशा के खोर्धा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर जिले और पश्चिम बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों से होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ओडिशा में 100% विद्युतकृत रेल नेटवर्क का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का लोकार्पण भी किया गया। प्रधानमंत्री ने बिछुपाली झरतरभा के बीच नई ब्रॉडगेज लाइन का भी लोकार्पण किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री ने निरीक्षण भी किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया गया है। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण है। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है, जिसके बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को टीम के सदस्यों के साथ शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। कर्नाटक की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में दोपहर 12:30 बजे कांटेरावा स्टेडियम में होगा। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के साथ कई और मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह में समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है।
इससे पहले बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सिद्धारमैया को नेता विधायक दल चुना गया। सिद्धारमैया को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव डीके शिवकुमार ने रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सीएलपी का जो पोस्ट सेलेक्ट हुआ है, हमारे जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डीके शिवकुमार जी सिद्धरामैया जी का नाम प्रपोज करें एज अ सीएलपी लीडर, न्यू सीएलपी लीडर। और हमारे सीनियर लीडर्स आर विदेश पांडे जी, एच के पाटिल जी, के एच मुनियप्पा जी, काफी लीडर्स जो वहां पर थे उसको सेकंड किए हैं और यूनानिमसली पूरे एमएलएस भी उनको सेकंड किए हैं और सिद्धरामैया जी ने इलेक्ट हुआ है। अब गवर्नर ऑफिस को जा रहे हैं कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन स्टेक क्लेम करने के लिए। परसों चीफ मिनिस्टर बन के सिद्धरामैया जी पदाग्रहण करेंगे, ओथ लेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के डीके शिवकुमार जी भी ओथ लेंगे। गो फर्स्ट द्वारा दिवालियापन घोषित करने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नागरिक उड्डयन के लिए अच्छी बात नहीं है। हर कंपनी को अपनी हालत खुद संभालनी होती है। उन्होंने कहा कि जहां तक मंत्रालय का सवाल है तो मूलभूत मुद्दे जो हैं उनके लिए एयरलाइनों की मदद करने के लिए मंत्रालय अपने संकल्प में दृढ़ है। Certainly something that is not a great thing for civil aviation. However, each company has to manage its own issues. As far as the ministry is concerned, we are quite steadfast in our resolve in terms of helping airlines with whatever fundamental issues there are. But as I said, it is something that each individual company which has to manage its own issues. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमने साफ तौर पर कहा है कि हम चाहते हैं कि उड़ानों का आरंभ जल्द से जल्द हो। उन्होंने कहा कि गो फर्स्ट को अपनी योजना डीजीसीए को सौंपनी होगी, जिसमें प्लेन और मार्गों की संख्या बतानी होगी और इसके आधार पर डीजीसीए उसको आगे अमल में लाएगा। We have very clearly said that we would want a resumption of flights as soon as possible. They have to submit their plan to DGCA, which will cover the number of planes, the number of routes, and basis that plan, DGCA will then decide how to take it forward. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में पदभार ग्रहण किया। मेघवाल को किरेन रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो भी मामले लंबित हैं वो जल्द से जल्द कम हो और सभी को न्याय मिले, यही हमारा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने विश्वास प्रकट किया, हम विश्वास पे खरे उतरेंगे, ऐसा मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं। सर, क्या विजन लेके चलेंगे अभी 2 मिनट के लिए आप? लंबित जो विषय हैं न्याय जो कोर्टों में पेंडिंग है वो जल्दी जो कम से कम हो, यही न्याय सबको मिले, यही विजन है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपीएस बघेल का विभाग भी बदल दिया गया है। अब वे कानून एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के स्थान पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह श्री दिल्ली गुजराती समाज के 150 साल पूरे होने के समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि श्री दिल्ली गुजराती समाज ने दिल्ली में रहने वाले गुजरातियों को उनकी संस्कृति और सभ्यता से जोड़े रखने और उन्हें देश और समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। अमित शाह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की मूर्तियों का भी श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट गुजरात सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होंगे और 3 महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों में हिस्सा लेंगे। वे जापान में G7, जापान में ही क्वाड शिखर सम्मेलन और न्यू गिनी पापुआ में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी को इस दौरे में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक और फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के तीसरे सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला चरण होगा जापान, जहां वो हिरोशिमा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के निमंत्रण पर G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। G7 की बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य और विकास के साथ ही डिजिटाइजेशन और विज्ञान तथा तकनीक पर विशेष चर्चा होगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 के विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। India's participation at the G7 summit in Tokyo would be structured around 3 formal sessions. 2 of them would be held on 20th of May and the third one on the 21st. The 2 structural sessions on the 20th are, first one that relates to food, health, development and gender equality. The second session is on climate, energy and environment. And the third session on 21st of May is titled Towards Peaceful, Stable and Prosperous World. प्रधानमंत्री जापान में ही क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। पहले ये बैठक ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक में न आने के फैसले की वजह से यह फैसला किया है। दरअसल बाइडेन इस समय अमेरिका में कर्ज की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के मुद्दे को सुलझाने में जुटे हैं। उन्होंने अगले हफ्ते के अपने विदेश दौरे स्थगित कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जगह भले बदल गई है, लेकिन एजेंडा वही है। The visit of Honorable Prime Minister to Australia comes, as you all know, within just 2 months of the state visit of Prime Minister Albanese to India in March this year. The first India-Australia annual summit was held during the visit in Delhi on 10th of March, and Prime Minister Modi's last visit to Australia was in November 2014. We expect, and it's also our objective, that the visit to Australia will reinforce the strong priority attached by India and Australia to our bilateral relationship. पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे, तो साथ ही सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ आपसी बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री अपने काउंटरपार्ट्स G7 मुल्कों से, इनवाइटेड पार्टनर कंट्रीज से, उनसे भी मुलाकातें करेंगे। G7 प्राइमरीली एक आर्थिक समूह के तौर पे शुरू हुआ था, पर अब ये इंक्रीजिंगली जो वैश्विक मुद्दे हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म, डेवलपमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का रेस्टोरेशन, इन मुद्दों पर भी विचार विमर्श करता है। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी वहां 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस संगठन की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसमें प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीप शामिल हैं। इसमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, सामोआ, सोलोमन, प्रायद्वीप जैसे देश शामिल हैं। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और वहां स्थित भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। आर्थिक क्षेत्र हैं, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के क्षेत्र हैं, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के क्षेत्र हैं, इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से क्वाड देश अपना सहयोग और आगे बढ़ाएं, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे अब जो है हिरोशिमा में, यदि इस क्वाड शिखर वार्ता का समय से आयोजन हो पाता है, तो उसमें वो पूरी तरह से डिस्कस किए जाएंगे। सिडनी में शिखर वार्ता का ना हो पाना और उसका अब हिरोशिमा में होना, वो एक प्रकार से वेन्यू में तो चेंज है, लेकिन जो सहयोग की जो मुख्य भूमिका है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आएगा।
कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये दौरा न केवल क्वाड और G7 की बैठकों के लिहाज से बल्कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अहम होगा। हिरोशिमा से अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुयान से जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया गया। हादसे के 78 साल हो गए हैं, लेकिन यहां के लोगों के जहन में इस भयानक घटना की याद अभी भी ताजा है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने दुनिया के पहले परमाणु हमले के शिकार हुए शहर का जायजा लिया और घातक हमले में भी बचे लोगों के साथ बातचीत की। The river that you see on your screens is the historic Motu Yashu River. And right now, I'm standing on the IOE bridge here in Hiroshima. This is a historic bridge, but for very horrific reasons. It is this bridge which was the landmark for the American pilots to drop that atomic bomb. The world's first atomic bomb was dropped on this bridge, and this bridge that you see here has been constructed again. It was completely blown off. In fact, that building that you see, that dilapidated building that you see, is called the Atomic Dome. It used to be a beautiful building that used to house the municipality here. Back then in 1945, Hiroshima was a small castle town, and the Americans dropped the first ever atomic bomb. Out of that, due to that, there were horrific tales of the survivors that continue till this day. In fact, I have with me one such survivor who's now 80 years old. At that time, he was just 3. He lost members of his family in that attack. Thank you for speaking to us. I also have this lady who will translate because Mr. Kobatu does not speak English. Tell us, what memories do you have? I understand you were just 3. Your memories would be very sketchy, but what did the survivors tell you? What did the family tell you? What happened on that fateful day? 亡くなった父は His father used to say that his father got his body was burned because the flash, atomic bomb flash, and so he said it never happened again. Okay, absolutely, it should never happen again. But as the leaders of G7 and also the partner countries, important countries like India, Brazil, Indonesia gather here, what is the message you want to send to these most powerful leaders of the world? 核は絶対ダメ Many leaders get together and he wants them to no atomic bomb, no war, and want them to see what happened in Hiroshima 76 years ago. So they feel something and get it back to their country and think about peaceful. Thinking about peaceful. Thank you very much for talking to us. We can understand your pain, but thank you for taking our time and sharing your pain with us. So clearly, the message that the residents, especially the survivors of that horrific bombing, want to send across to these leaders of G7 and other participating countries is that such a bombing should never happen again. In fact, the bombing of 6th of August 1945 shouldn't have happened in the first place because the trail of destruction it led for the survivors, not just for that generation, but for the coming generations as well, because that bombing had an effect on them. And India's position is quite closer to this, where India calls for complete elimination of nuclear weapons. In fact, Prime Minister Modi will be coming here at the Hiroshima Peace Memorial Park and laying a wreath to the survivors. With cameraman KK Rana, this is Amritpal Singh in Hiroshima for DD India. हिरोशिमा खुद अपने आप में संदेश है। G7 देशों के नेता चाहे जो दुनिया को संदेश दें, लेकिन हिरोशिमा का संदेश यानी परमाणु निरस्त्रीकरण का संदेश उन्हें सुनना चाहिए। और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए गुजरात के सूरत में लगभग 1160 मीट्रिक टन और 663 मीट्रिक टन वजन वाले 2 बड़े रिएक्टरों को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के माध्यम से असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी में पहुंचाया गया है।
जो इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के पूर्वी हिस्से को देश के विकास इंजन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करने और माल ढुलाई की लागत की कटौती के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग के पुनरुद्धार पर अभूतपूर्व जोर दिया गया है। दुनिया में किसी भी देश में आपदा के समय भारत हमेशा मदद के लिए सबसे आगे दिखता है और इसी क्रम में चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ऑपरेशन करुणा के तहत राहत सामग्री लेकर भारतीय नौसेना के 3 जहाज आज यांगून पहुंचे। इसके अलावा चौथा जहाज कल तक यांगून पहुंच जाएगा। जहाज़ों में आपातकालीन खाद्य सामग्री, टेंट, आवश्यक दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े और आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में जम्मू कश्मीर के पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद से बात की थी। पुलवामा के रहने वाले मंजूर अहमद, जो कि इसी पेंसिल स्लेट्स के कार्य से जुड़े हुए हैं और दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। अचानक मुझे फ़ोन आया कि नमस्कार, मैंने भी नमस्कार किया। फिर उन्होंने बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर आपका पीछे मैंने बात किया मन की बात में, तो मैंने फिर नमस्कार किया। तो तब मैं बहुत मतलब खुशी से मैं पागल हो गया, मतलब उछल रहा था कि इतनी खुशी हो गई कि प्राइम मिनिस्टर में मुझ गरीब से मतलब मज़दूर से बात कर रहा है। कि तभी पूछा उन्हें कैसा लगा, कैसा है अभी। तो फिर मैंने बताया कि जब से मन की बात में आई तब से हमारा काम भी दुगना हो गया और हमारा 1-2 महीने में और, क्योंकि हमें ये लगा कि हमें भी कोई ऊपर मतलब है, मतलब जो शाबाशी दे रहा है कि तो हम भी आगे थोड़ा इसको बढ़ाएंगे कि लोगों का भी रोजगार बने और हमारा भी रोजी रोटी चले। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिल्म द केरला स्टोरी पर लगे पश्चिम बंगाल सरकार के बैन को हटाए जाने पर फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पारित कर दिया तो उस पर कोई बैन नहीं लगा सकता। आप फिल्म को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन उसे जबरदस्ती रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट और एक बार ये प्रूफ किया कि फिल्म देखने की अधिकार पूरे देश की सारे लोगों की है। आप फिल्म को पसंद कर सकते हैं, फिल्म को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकते। तो हमारे भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमेशा था और एक बार ये साबित हुई। थैंक यू आप सबको, जो आप सब ने हमारे साथ दिए। वेस्ट बंगाल के लोग, तमिलनाडु के लोग जो हमारे हजारों की तादाद में हमारे पास मैसेज कर रहे थे, फिल्म देखना चाहते थे, उनकी राइट वापस आए। वो लोग कल से जाएंगे फिल्म देखने। इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है। पंजाब में परीक्षा के पेपर लीक होने से विद्यार्थी बेहद परेशान हैं और इसके चलते उन्हें दोबारा एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। विद्यार्थियों का कहना है कि एक बार परीक्षा देने के बाद पेपर लीक होने की खबर से दूसरी बार पूरी क्षमता से परीक्षा देने में स्थिति मनोदशा नहीं बन पाती है, जिससे उनके रिजल्ट पर भी बुरा असर पड़ता है। विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार की लापरवाही के चलते पेपर लीक जैसी घटनाएं अब आम हो गई हैं और बार बार पेपर लीक होने के मामले रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। मेरा नाम काजल ठाकुर है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे पेपर जो लीक हो जाते हैं उससे हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। हमें दोबारा रिवीजन करने में बहुत स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि हमने जैसे रिवीजन पहले की होती है वैसा दोबारा करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, जो कि हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और मुझे लगता है इसलिए कुछ ऐसे रूल्स बनने चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए, जिससे कि बच्चों को इन सब चीज़ों से सफ़र ना करना पड़े। पेपर लीक हो रहे हैं, इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बिकॉज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आखिर में जाके अगर वो एग्ज़ाम लीक हो जाए तो फिर वो उसके मोराल डाउन हो जाता है उसकी वजह से। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ये काफ़ी टाइम से होता आ रहा है। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसको इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए कि ये फिर से ना हो फ्यूचर में। पेपर लीक हो जाए तो इसमें बच्चों का कोई वो नहीं होता, उन पे मेंटली इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो दोबारा फिर से उनसे वैसे मोटिवेशन में पढ़ा नहीं जाता। इसमें बच्चों का तो कोई दोष नहीं है, बच्चे अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से मेहनत करते ताकि वो अपना पेपर पूरा क्लियर कर पाएँ और फिर से उनमें पढ़ने में वो नहीं होता, उन पर मेंटली स्ट्रेस होता कि क्या पता फिर से पैसा पेपर हो या ना हो, जो एक बार में हो जाता है। गवर्नमेंट को पूरा एक्शन लेना चाहिए, इसमें बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर पेपर लीक हो रहा है तो वो बच्चे तो लीक नहीं कर रहे। अगर पेपर लीक हो रहा है तो गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होगा इसमें। तो जो मतलब फर्स्ट टाइम हम पढ़ लेते हैं तो वैसी मोटिवेशन अगर हम सेकंड टाइम बोल लें तो वो नहीं हो पाता, इसलिए फर्स्ट टाइम की मोटिवेशन ज़्यादा अच्छी होती है। ग्लोबल मीडिया पावर हाउस वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने
हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र आईडीसी स्थापित करने की योजना का अनावरण करते हुए तेलंगाना के संपन्न मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य में प्रवेश की घोषणा की है। इससे 1200 पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। हैदराबाद में आईडीसी भारत में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के संचालन के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में काम करेगा। यह निर्णय हैदराबाद में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।